नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। 9 मई की वो रात जब पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत जगा हुआ था और इस देश के जितने सैटेलाइट न्यूज चैनल हैं, जिनको गोदी, गिद्ध, जो भी आप नाम दीजिए, जो भी संज्ञा दीजिए, उन सारे चैनलों की स्क्रीन के सामने ये देश बैठा हुआ और बैठकर एक के बाद एक ब्रेकिंग देख रहा था कि अब इस्लामाबाद, अब कराची, अब लाहौर, अब रावलपिंडी, अब पेशावर, पूरा पाकिस्तान कब्जा होता जा रहा है। आसिम मुनीर सरेंडर कर रहा है, शहबाज शरीफ घेर लिया गया है, तख्ता पलट होने जा रहा है। ऐसी खबरों की बाढ़ आई हुई थी और भारत की भोली भाली जनता वो पूरी तरह से छली जा रही थी, धोखा दिया जा। 9 मई की रात भारत में झूठ का जो जबरदस्त व्यापार हुआ, उसका खुलासा हुआ है। अमेरिका के बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक पन्ना, एक पेज भारत में झूठ के व्यापार को समर्पित कर दिया। वो वॉशिंगटन पोस्ट जो अमेरिका में मोदी मोदी जब गोदी मीडिया दिखाती है तो उसको कहीं कोने में पिछले बीच के पन्ने में एक कॉलम की जगह देता है। इससे ज्यादा मोदी मोदी के इवेंट की अहमियत नहीं समझता। वो वॉशिंगटन पोस्ट में इसलिए इंट्रो में बता रहा हूं कि ये आप मत कह दीजिएगा कि दैनिक जागरण है वो अमेरिका का। वो वॉशिंगटन पोस्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति की बखिया उधेड़ देता है। वो वॉशिंगटन पोस्ट जो अमेरिकी राष्ट्रपति के झूठ की गिनती करवाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति की। ऐसा अखबार उसने 9 तारीख भारत में पूरी रात चले झूठ के कारोबार का खुलासा किया और इस खुलासे के बाद जो बड़ा संकट खड़ा हुआ है, वो संकट खड़ा हुआ है साहेब पर। अब उस संकट की चर्चा करेंगे। मैं लेट हो गया, हेमंत भाई को जोड़िए चर्चा में फटाफट, क्योंकि हम लोग रूटीन से अलग हट करके इस चर्चा में आए तो थोड़ा लाने में ही मैं भूल गया स्क्रीन पर। तो हेमंत भाई आ गए। अब बता दिया असली सवाल क्या है, असली संकट क्या है। आज से सप्ताह भर बाद मोदी जी G7 में जाएंगे कनाडा। वहां वर्ल्ड लीडर होंगे, असली वाले वर्ल्ड लीडर। क्यों मैं कह रहा हूं असली वाले? वो सब डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष। वहां ट्रंप होंगे, मैक्रो होंगे, स्टारमर होंगे, कॉर्नी होंगे, ये सारे होंगे। झूठ का जो कारोबार खुला है, उसके बाद कैसे आंखें मिलाएंगे, नजरें कैसे मिलाएंगे? और जो बड़ा सवाल पहले से ही जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं हेमंत भाई, हमने भी उनकी आशंका पर मुहर लगाई कि कहीं ये मौका वॉशिंगटन पोस्ट के का जो पन्ना है, पेज है, यही मौका न बना दे कि नरेंद्र मोदी की G7 में ही लोग नसीहत देने लगे। तो ये बहुत गंभीर कुछ प्रश्न है। क्या खुलासा है वॉशिंगटन पोस्ट का? सीधा चलते हैं हेमंत भाई, पहले तो पूरा खुलासा ब्यौरा बताइए, फिर हम आते हैं। अभी कई सवाल है, मैं 10 को बता दूं, कई सवाल हैं कि इससे मोदी जी फंसे कैसे हैं, भारतीय मीडिया के भीतर चल क्या रहा है, ये खेल होता कैसे है, हम वो सबूत देंगे। क्योंकि हेमंत भाई भास्कर देश का जो टॉप का अखबार माना जाता है हिंदी में, भास्कर के नेशनल पॉलिटिकल एडिटर थे। तो इस अनुभव को बकायदे, वो अपना अनुभव भी बहुत सारा होगा, खोलेंगे पता चल जाएगा ये खेल कौन करवा रहा है। क्योंकि किसके इशारे पर, बड़ा सवाल है ना, किसके इशारे पर ये पूरी रात झूठ का कारोबार हुआ है? उस इकोसिस्टम का कौन सा मेंबर था, कौन सा अफसर था, कौन सा नेता था, या सब कुछ साहब ही थे? तो वो बताएंगे। बाकी हमने टीवी की दुनिया में बहुत कुछ देखा है, कुछ हम बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज्यादा हेमंत भाई से सुनेंगे। तो हेमंत भाई, पहले खबर। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को इस स्पेशल बुलेटिन में। बेसिकली क्या है कि ये जो आज किया है, करिश्मा मेहरोत्रा है वाशिंगटन पोस्ट की कॉरेस्पॉन्डेंट, उन्होंने एक पूरे पेज का रिपोर्टाज किया है जो हमें रिपोर्टिंग में सिखाया गया था मूल रूप से कि रिपोर्टिंग क्या होती है,
कैसे होती है, क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। और आज उन्होंने अपने इस पूरे एक पेज के लेख में, हालांकि अब वहां का तो कल का पेज था ये, तो हमें तो आज मिलेगा आज जो है उसका, तो उसके अंदर उन्होंने जिस तरीके से भारतीय मीडिया की जो 9 मई की रिपोर्टिंग थी, उसको किस तरीके से तार उसके खोल के उधेड़ के रख दिए हैं, ये मतलब एक किसी भी देश के लिए एक बहुत ही शर्मनाक विषय हो सकता है कि उसके मीडिया के बारे में सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ, प्रस्तुति के साथ पूरे का पूरा सिलसिलेवार विवरण दिया गया है। बिल्कुल अच्छा किया आपने, ये दिखा दिया पूरा, एक एक चीज खोल के दिखाई गई है कि किस तरीके से झूठ के इकोसिस्टम ने पूरी सच्चाई को ओवरटेक कर लिया। ये बात मैं और आप 11 साल से जान रहे हैं, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन एक जब पड़ोसी देश के साथ जब संघर्ष चल रहा होता है, दो सेनाएं आमने सामने की स्थिति में होती है, तो हम सब की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और वो हमारी जिम्मेदारी क्या होती है कि हम तनाव को किस तरीके से ना बढ़ाएं, हम झूठ ना फैलाएं, और हम केवल पुष्ट खबरों की, डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट्स को तो सिखाया ही जाता है कि जो खबर आधिकारिक तौर पर पुष्ट हो जाए उसके बाद उसको रिले करें, उसको ब्रॉडकास्ट करें। अपने यहाँ जो जो कुछ हो रहा था उस सारे को उन्होंने सिलसिलेवार खोला और दसियों जर्नलिस्टों को, तमाम उन एंकर्स को, डॉगी एंकर्स को जिन्होंने वो खबरें फैलाई थी, इस कॉरेस्पॉन्डेंट ने, करिश्मा मेहरोत्रा ने, सबको मेल किए कि आप हमें बताइए कि उस दिन क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, आपने ये सब क्यों किया। आप हैरान रह जाएंगे आशीष भाई, एक ने भी ऑन रिकॉर्ड कुछ भी कहने से मना कर दिया, कुछ भी, एक भी शब्द। गजब देखिए, हमारे देश की बहुत नामी ब्यूरोक्रेट रही हैं, डिप्लोमेट रही हैं, अपना क्या नाम है, फॉरेन सेक्रेटरी भी रही है, निरुपमा राव, उन्होंने इस पे तमाम तरह के ऑन रिकॉर्ड कॉरेस्पॉन्ड किए। न्यूज लॉन्ड्री के एक साथी जर्नलिस्ट है, उन्होंने सारे सिस्टम का खुलासा किया, तमाम टिप्पणियां की। लेकिन जो लोग वास्तव में इस झूठ को फैला रहे थे, जो ये सारी कपोल कल्पित जिसको आप कहते हैं घटनाएं बना रहे थे अपने दिमाग के अंदर, वो सारे के सारे इस पर कंप्लीट चुप्पी साध गए। और पूरे तथ्यों के साथ करिश्मा मेहरोत्रा ने जो रिपोर्टिंग की है, इसने बेसिकली एक चीज बड़ी साफ हो गई कि भारत की जो पत्रकारिता, हमारे यहाँ क्या होता है, 13वीं होती है, 17वीं होती है, बरसी होती है। हमारे यहाँ तो अगर उस मायने में देखें आप, तो जो रियल सेंस ऑफ जर्नलिज्म था उसको तो 11वीं बरसी हो चुकी है। लेकिन मीडिया एक पड़ोसी देश के संघर्ष के दौरान इस तरह का गैर जिम्मेदार रवैया अपना लेगा, ये कभी भी हमारे देश की जनता या हम या आप, कोई जो जर्नलिज्म में रहा है, वो सोच भी नहीं सकता कि हम इतने गैर जिम्मेदार हो सकते हैं। और उसकी तमाम बानगियां अगर आपने देखी हो, उसने जो, मैंने तो पूरी खबर पढ़ी कर वाशिंगटन पोस्ट की, उन्होंने जिस सिलसिलेवार तरीके से चैनल वाइज बताया है पूरे का पूरा, आप, मैं एक बार दर्शकों को, हालांकि शर्मनाक है लेकिन याद दिलाना चाहिए, कुछ हाइलाइट्स बता दीजिए। एक चैनल, नाम नहीं लूंगा चैनल का, खाम क्यों उनको वो करना है। एक चैनल ने बताया पाकिस्तान के शहर तबाह हो गए, दूसरे चैनल ने, अंग्रेजी के जो बहुत बड़ा धारती है वो महिला, उसने कहा हमारी सेना पाकिस्तान में घुस गई। सीधा 9 तारीख की रिपोर्टिंग बता रहा हूं ये। DV9 का भारतवर्ष का चिल्लाया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। भारत समाचार ने PM को बंकर में छुपा दिया। NDTV, ABP, प्रसार भारती सब लाइन में लगे हुए थे, कौन कितनी बड़ी झूठ बोल सकता है। और वो दिखा क्या रहे थे, गाजा और सूडान के युद्ध के वीडियो, भारत पाकिस्तान के बीच में गाजा और सूडान के युद्ध के वीडियो दिखा रहे थे, फिलाडेल्फिया का क्रैश दिखा रहे थे, वो वीडियो गेम्स की फुटेज दिखा रहे थे। और व्हाट्सएप पे जो मैसेज फैलाए जाते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा, आपको पता है वो साउथ ब्लॉक वाले आपके जो मित्र हैं, वो जिस तरीके से खेल करते हैं, वो सारे सूत्र थे, व्हाट्सएप मैसेज सूत्र थे। और उन्होंने बताया कि एक प्रसार भारती के एक रिपोर्टर को, एक बंदे को, ओपनिंग यहां से करती है, एक मैसेज आता है रात को और वो उसको ग्रुप में डाल देता है और सारे चैनलों पे वो खबर चल पड़ती है कि भारतीय सेना ने हमला करने की तैयारी कर ली है, अब थोड़ी देर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसमें सबसे एक्टिव कौन थे, कौन से पत्रकार एक्टिव थे, जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में डाला गया है, साहेब वाले, जहां से सारा मसाला आता है, सारा झूठ, जहां पे हेडिंग बताए जाते हैं, जहां पे डिबेट्स का फ्लो चार्ट बताया जाता है। आप तो टीवी में रहे हो, आपने तो ज्यादा देखा है, आप तो प्रिंट के लोग, फ्लो चार्ट भी बताया जाता है आजकल के, कौन सी खबर किस नंबर पे चलेगी, सीरियल नंबर पे कितना समय देंगे। बिल्कुल सही आपने कहा, एकदम हेडलाइन का सीक्वेंस। और इन सारी खबरों पे देखिए, इतने तनाव के माहौल में 9 तारीख को तो एक्सट्रीम था जिस दिन ये सारा था, और ये सारा एक्सट्रीम बॉर्डर पे नहीं था, ये आपके मीडिया में था, ये चैनलों पे था। और एक बात मत बोलिए, 9 तारीख को ही रात को 9:30 बजे JD वेंस का फोन मोदी जी के पास आया था, ये मत भूलिएगा, ऑन रिकॉर्ड है ये, 9:30 बजे रात को ही आया था। और उस समय भारत का मीडिया ये कर रहा था, सरकार एकदम चुप थी, सेना रात को किसकी पुष्टि करती, कुछ नहीं, विदेश मंत्रालय मौन व्रत में था, प्रधानमंत्री जी तो राष्ट्र के नाम संदेश भी 12 को दिए।
10 को नहीं, 10 को खत्म हुआ था, शाम को सीज फायर हुआ था, ट्रंप साहब ने 5:33 पे बताया था, हमने 6 बजे किया था। और मोदी जी 12 तारीख को ऑफिशियली इस पर राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। गलत खबरें फैली, दुश्मन कंफ्यूज हुआ, ये इनकी बचाव है। भारत के मीडिया का बचाव देखिए, गलत खबरें तो फैली लेकिन इससे दुश्मन कंफ्यूज हुआ। यानी कि अब देश को और दुनिया को कंफ्यूज करना, झूठ बोल के गुमराह करना, वो भी एक रणनीति का हिस्सा बना दिया है मीडिया ने खुद ही। इसमें किसी और का रोल नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई डिफेंस नहीं है, इसलिए आप शर्मनिरपेक्ष होकर के आप ये बात कहने लगे कि दुश्मन को कंफ्यूज कर दिया। क्षमा के साथ इंटरप्शन बीच में, क्योंकि मसला थोड़ा हम मीडिया का है तो हम दोनों का इसमें वो होना चाहिए। तो फिर जब मीडिया भी इस रोल में था दुश्मन को निपटाने में, तो कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विक्रम मिश्री के साथ इन इन जो है, अब इनके लिए तो कोई शब्द नहीं है, मुंह से कुछ मैं नहीं चाहता हूं, हमारे वो संस्कार नहीं है कि मर्यादित शब्द निकले, लेकिन इनमें से भी किसी एक को चुन लेना चाहिए था। एनर्जी ज्यादा आप रहती है या किसको, एक वो भी बैठता ना कि वो अपनी उपलब्धि बताता, नहीं हेमंत भाई, वो अपनी उपलब्धि बताता, सोफिया बता लेती अपना, वेविका बता लेती अपना, जब हमारी ये सब जाबाज हमारे योद्धा हमारे अफसर बता लेते, तब वो भी बताता कि हमने पूरे रात पाकिस्तान को ऐसे कंफ्यूज किया, रात में कराची को आधे घंटे कब्जे में हमने रखा, फिर हमने छोड़ा कराची को, डीजीएमओ ने फोन किया तो नहीं। आशीष भाई आप गलत समझ रहे, जो कर्नल कुरैशी थी, बाकी लोग थे, वो तो फौज के आदमी हो गए, समझ में आ गई बात। आप समझिए, भारत सरकार ने मीडिया के रोल की सराहना की है, जो मीडिया का रोल रहा उसकी सराहना की है, और उसका पोस्टमार्टम आज वाशिंगटन पोस्ट ने किया है। भारत सरकार, जितने भी आपके गुल्लू चुल्लू बैठते हैं सारे के सारे स्क्रीन पे प्राइम टाइम में, इनको किसी ने नोटिस दिया? जबकि सरकार को 2 बार एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। और भारत के लोगों ने क्या देखा, ये अफवाह नहीं थी, ये थंबनेल को वेपनाइज किया गया था जनता को गुमराह करके टीआरपी बटोरने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं था। और तमाम घटनाओं का रेफरेंस है उसमें। एक जो अडानी का चैनल है, जो पहले जिसकी बड़ी क्रेडिबिलिटी होती थी, उसका माइक पर बोलता है, पहले आप अपडेट मांगते हो फिर गलती पर डांटते हो, मैं कहां से अपडेट लाऊं। ये ऑन एयर हो गए, कंट्रोल के साथ, पीसीआर के साथ वो फेस को हुआ और ये ऑन एयर हो गया। एक जो क्या नाम है, श्वेता सिंह थी जो आज तक वाली, उन्होंने क्या कहा, कराची 1971 के बाद सबसे बुरा सपना देख रहा है। भाई नेम बता रहा हूं आपको। आज तक के शो में एक दर्शक ने पूछा तो माइक घुमा दिया। सुशांत सिन्हा बोले टैंक घुस गए हैं, फिर बोले हमारी कोई गलती देश के खिलाफ नहीं थी। टैंक घुस गए हैं, बॉर्डर क्रॉस करा दिया आपने, और फिर कहते हैं हमारे देश की गलती। एक एंकर ने माफी मांगी, बाकी सारे के सारे टीआरपी की छत पे चढ़े हुए आदमी। ये बेसिकली कोई मीडिया नहीं था आशीष भाई, माफ कीजिएगा, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की स्क्रिप्ट पढ़ने वाले ढिंडोरची थे, जो सरकार के इशारों पर, सरकार ना भी करे तो अपनी मनगढ़ंत थंबनेल को वेपनाइज करके अपनी जो कपोल कल्पनाएं होती हैं, भारतीय सेना वो करने वाली है, कराची को उड़ाने वाले हैं। नेवी तो कहीं सीन में भी नहीं थी, उसके बाद नेवी को भी ले आए भाई, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। और अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी आपने जो ओपनिंग में एक बात कही ना, चिंता किस बात की है, मोदी जी जाएंगे, वो आपके दैनिक जागरण तो नहीं पढ़ते ना, वो देश का हमारे का सबसे विश्वसनीय अखबार पढ़ते, जो छपके बिकते, जो बिक के छपते हैं। वाशिंगटन पोस्ट की तो एक क्रेडिबिलिटी है, सारी चीजें, सारे के सारों को वो मैसेज तो पूरा गया ना। पूरी दुनिया में इमेज किसने बनाई, भारतीय मीडिया को तो सबने देख लिया था उस दिन कि वो क्या कर रहा है। अब जिसको जिस तरीके से उसने पूरा रिव्यू करके दे दिया है, एक पेज पूरा संकलित कर दिया है, पूरी दुनिया में हमारी पत्रकारिता की साख आज कहां पहुंच गई, केवल इसकी कल्पना कीजिए। शर्मसार हूं मैं, वास्तव में मैं शर्मसार हूं कि हम ऐसे देश में, जहां पर ऐसे संवेदनशील मसलों पर भी टीआरपी बटोरने का सोच सकते हो आप, सच्चाई को तिलांजलि दे सकते हो आप, केवल झूठ परोस सकते हो, जो मर्जी आए वो कह सकते हो, किसी दूसरे देश के विदेश मंत्री को गेस्टों के जरिए गालियां दिलवा सकते हो, पाकिस्तान के गेस्टों को अपने चैनल पे बुला के हमारे देश को गालियां दिलवा सकते हो। ऐसा हुआ, और सरकार के मंत्री ने भारतीय मीडिया के योगदान की सराहना की, इसको मत भूलिएगा। इससे बुरा आप सोचिए इस देश के मीडिया के लिए क्या होगा। और आप सोच रहे केवल टीवी ने ये किया, बिल्कुल नहीं, प्रिंट मीडिया कहीं पीछे नहीं था। प्रिंट मीडिया ने संपादकीय तक ऐसे लिखे, मैं आपको दिखा सकता हूं, और जो उनकी रिपोर्टाज थी वो तो बस आप समझ ही सकते हैं, कोई सिर कोई पैर नहीं, कोई सूत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, कहां से क्या आ रहा था, इसने बताया उसने बताया, कहीं कोई हवा नहीं। तो ये सारी चीजें जब अब मोदी जी जाएंगे, मेरी चिंता केवल इस बात की है, तो G7 के कुछ लोग तो वहां पे मेंबर्स हैं, बाकी हम जैसे इनवाइटीज हैं। इतने देशों के नेताओं के साथ
हमारे प्रधानमंत्री कैसे आंख मिलाएंगे, और हमारी साख क्या छोड़ी इस मीडिया में? क्या प्रधानमंत्री जी इस बात को सोचते नहीं कि आप उस देश को रिप्रेजेंट करें जिसका मीडिया ऐसा था? और ये मीडिया ऐसा हमेशा से नहीं था। इस मीडिया को आपके इकोसिस्टम ने इस रास्ते पे लाया है। आपने इसको ढाल लिया अपनी जरूरतों के मुताबिक, आपने इसको बंदी बना लिया, और पूरी दुनिया इस बात को जान रही है कि इस मीडिया का ये हाल किया किसने 2014 के बाद। तो अब जब ये वहां जाएंगे, उनके पास फीडबैक आपके यहाँ वाले अखबारों का नहीं होगा, वाशिंगटन पोस्ट का होगा। और वाशिंगटन पोस्ट ने तो एक एक करके तार खोला है, इतना स्मूथली स्टोरी खोली है। और गजब देखिए, एक भी रिपोर्टर, एक भी एंकर इस पूरी स्टोरी में ऑन रिकॉर्ड नहीं आया, केवल न्यूज लॉन्ड्री की मनीषा पांडे को छोड़ करके। यहाँ पे खड़े हैं आप, मुझसे कोई गलती होगी हम माफी मांग लेते हैं, स्क्रीन पे माफी मांगते हाँ हैं, कहाँ समस्या है? हाँ, कि हमने गलत और बोल दिया था। और बाद में रियलाइज हो, कोई साथी व्यूअर बता दे, तो अगले शो की ओपनिंग उस माफी से करता हूं मैं हाँ, कि भाई गलती हो सकती है, हम कोई खुदा नहीं। और इन्होंने पूरे देश को कहां ले जाकर के खड़ा कर दिया, उसके बावजूद भी इनको कोई लोक लाज नहीं है किस तरीके की, ना सरकार ने फटकार लगाई, ना किस तरीके का कुछ। तो पूरी क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस था, उसको एक नया आयाम दे दिया। और मुझे लगता है भारत की इंटरनेशनली जो साख गिराई गई है, ये अक्षम्य है। और इस पाप को बहुत लंबे समय तक भारत के पत्रकार अपने विदेशी समकक्षों के साथ जब हम मिलेंगे, तो हमें शर्मसार रहना पड़ेगा। इसमें कोई शक मत मानिएगा कि हम इतने गैर जिम्मेदार, दो नहीं देशों नहीं, के बीच में ऐसे माहौल में अगर हम ये रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तो माफ कीजिएगा, हम पत्रकार कहलाने के लायक नहीं है। हम हेमंत भाई, डिडोरची हैं, हम इधर के हो या उधर के। थोड़ा थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ। आपने जब कहा कि भारतीय समकक्ष मतलब हम विदेशी समकक्षों के साथ मिलेंगे किसी विदेशी पत्रकार से तो क्या मुंह लेके मिलेंगे? अब कहाँ मुंह लेके मिलने लायक बचे हो आप? ये बताओ ना, कहाँ बचे हैं हम? वो याद कर लो आप, अभी मोदी जी जब गए थे वही आखिरी तो सबसे बड़ा डंका बजा के आए थे जब व्हाइट हाउस मतलब मोदी गए थे और ट्रम्प के साथ पीसी की थी। एक आपको याद होगा, एक भारतीय पत्रकार ने सवाल पूछा था, सबने खिल्ली उड़ा दी थी, सारे हंस रहे थे। वो क्लिप याद है ना आपको? मेरी आंखों के सामने वो अभी तस्वीर है। तो अब आप समझ लीजिए कि हम मुंह खोले तो दुनिया में जो है हंसी का पात्र बने, ये इतना तय मानिए। एक रिपोर्ट नहीं, पिछले 2-3 साल के भीतर इधर थोड़ा और पेस बढ़ा, 2-3 साल के भीतर दुनिया की कितनी रिपोर्ट आ चुकी है कि फेक फैक्ट्री, भारत की मीडिया को फेक फैक्ट्री बताया गया, फेकरी में, फेक न्यूज़ में भारत को नंबर 1 बताया गया। एक रिपोर्ट नहीं है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो रिसर्च करके बाकायदे, उसमें खाली भारत ही नहीं रहता है, नंबर 2-3 पे भी रहते हैं। लेकिन वो झूठ के एक भी छू ऐसा गुरु, सेक्टर, हाँ, लेकिन झूठ एक के भी ऐसा छू गुरु। सेक्टर है जिसमें भारत नंबर 1 पर है। अगर अगर झूठ का एक्सपोर्ट वगैरह होता तो पूरी दुनिया में नंबर 1 एक्सपोर्टर हम होते और आज की तारीख में ओवरनाइट 30 मिलियन है ना इकोनॉमी अमेरिका की, ओवरनाइट 50 मिलियन होते। इतना झूठ इस देश में सच बोल ही नहीं रहा है कोई। जो सच बोल रहा है उस पर मुकदमा हो जाता है, जेल चला जाता है या रोज धमकी पाता है हम लोग जैसे। अब वो किस दिन वो धमकी चरितार्थ हो जाए हमें भी नहीं पता होता है। धमकियां मिलती हैं, हम उसको नहीं लोड ले रहे हैं हम भी, लेकिन वो किस दिन चरितार्थ हो जाए इनका कोई पता नहीं। मैं एक बात पे और आऊंगा, टीआरपी आपने कहा टीआरपी के लिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। टीआरपी के लिए हो रहा है, टीआरपी की होड़ हम लोगों ने खूब देखी है। अखबार में नहीं, टीवी में असली होड़ तो टीआरपी को होती है। हम लोगों ने इतना देखा है टीआरपी का होड़ कि एक हमारा जो है, एक हमारे हुआ करते थे सीईओ चैनल के, वो पीछे पड़ गए एक दौर में, क्योंकि टीआरपी में भी बहुत खेल होता है। टीआरपी पे टाइम हुआ करता था, टाइम के बाद बार्क आया, तो पीछे पड़ गए। अब लग रहा है किसी और के हाथ में चैनल देना पड़ेगा, भाई चैनल नीचे जा रहा है। तो चैनल, कुछ लोग टीआरपी मास्टर इंडस्ट्री में कहे जाते हैं, उनके साथ मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा नहीं, अब इससे ज्यादा तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ जो इन्होंने बता दिया है, ये जो ये कर रहा है। तो टीआरपी का खेल, ये टीआरपी का खेल नहीं। और टीआरपी ये भी बताया कि टीआरपी में मैनिपुलेशन भयंकर है, भयंकर। ये आका का खेल है, आका को खुश करने का खेल, आका को खुश करने का खेल। देखिए टीआरपी, पता है टीआरपी मायने रखती थी हेमंत भाई, टीआरपी एक जमाने में बहुत मायने रखती थी। टीआरपी का जश्न हुआ करता था, क्योंकि टीआरपी, दर्शकों को नहीं पता होगा ये विषय क्योंकि इंटरनल होता है, टीआरपी की वजह से ही कॉर्पोरेट एड्स मिलते थे। जो टाइम की रिपोर्ट आती थी या बार्क जब शुरू हुआ, बार्क बहुत बाद में आया, तो टाइम या बार्क की रिपोर्ट से ही कॉर्पोरेट एड के रेट्स तय होते थे।
कि फला चैनल है, टीआरपी नंबर 1 है, 4,000 रुपया या 5,000 रुपया प्रति 10 सेकंड का, 8,000 रुपया प्रति 10 सेकंड। ये सबसे नीचे का चैनल है तो यहाँ 1,500 रुपया या 2,000 रुपया प्रति 10 सेकंड। तो उसी लिए लोग जूझते थे। अब कॉर्पोरेट ऐड के सहारे, कॉर्पोरेट ऐड भी अब कॉर्पोरेट कहाँ से चल रहा है आप समझिए ना। अब तो सबका मालिक एक हो गया है। पहले कॉर्पोरेट भी कॉर्पोरेट के तरीके से चलता था, वो अपना लाभ हानि का आकलन करता था। अब कॉर्पोरेट का सबका लाभ हानि का एक ही आदमी जिम्मेदारी उठा लिया। सोचिए सबको कितना फ्री किया आदमी मेंटली कि अब आपको टेंशन नहीं लेना है, सब जिम्मेदारी, लाभ हानि वो हम समझेंगे, तुमको ये काम करना है करो। तो मेरा ये सवाल है, जिससे मैं इस बात को कि टाइम टीआरपी के लिए, हामिद मीर ने भी कहा कि अमेरिका, ये भारत के चैनल जो है और खासकर अर्नब का नाम लिया कि वो भारत को गाली दिलवाता है 3 मिनट पाकिस्तान के लोगों को पैसा देके टीआरपी के लिए। हामिद मीर बेसिकली पत्रकार है, वो आदमी ऐसा है जो पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों से लड़ता रहा, हमला हुआ उस पर जानलेवा। तो उनको भी वही टीआरपी तक ही पता है। मैं इससे असहमत हूं, मैं आपकी राय इस पे और डीपली चाहता हूं। मुझे लगता है ये टीआरपी का खेल नहीं है, ये एक इकोसिस्टम के एजेंडा जो है ना, उसका एजेंडा आगे बढ़ाने का खेल, उसका एजेंडा मजबूत करने का खेल। कोई टीआरपी पीआरपी के लिए अब नहीं लड़ रहे हैं, अब सब एक है, अब सब हमाम में है बेसिकली। जब तक हमाम में नहीं थे तब तक था ना कि कौन रेमंड का पहना है और कौन वैन हुसैन का पहना है। हमाम में किसका पहनोगे भैया, तो हमाम में सब अब हैं। तो अब कुछ नहीं है, अब सब एक दूसरे के साबुन लगा रहे हैं और साबुन की बट्टी एक ही जगह से आई है, तो झाग बराबर होना चाहिए। अब ये कंपटीशन है कि सब एक दूसरे के साबुन लगाओ, झाग बराबर निकले। ये इसलिए कर रहा हूं, प्रसार भारती आपने ही बताया था, मैं उसी से पिक किया। प्रसार भारती, दर्शकों को पता होगा, प्रसार भारती सरकार के नियंत्रण में काम करती है, सरकारी है। सरकार के नियंत्रण में भी कहेंगे तो थोड़ा सा वो होगा, संदेह पैदा होगा, सरकारी है। सरकारी प्रसार भारती का रिपोर्टर, उसके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, वो व्हाट्सएप पे मैसेज डालता है, वो उस ग्रुप में, जो ग्रुप सरकार के सारे अजीज पत्रकार, जिनको पत्रकार कहते हैं, उनके ग्रुप में डालता है। ये क्या इशारा करता है? हामिद मीर पाकिस्तान के पत्रकारों से भारत को गाली दिलवाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, ये क्या इशारा करता है? इसका मतलब उससे एजेंडा, उससे राष्ट्रवाद को धाल दी जा रही है, राष्ट्रवाद को धाल दी जा रही है, उससे मजबूती मिल रही है, तो उस पर एक्शन नहीं होगा। आप इसी न्यूज लॉन्चर पर भारत के खिलाफ बोल दो एक लाइन, हम दोनों, हमारे पीछे जो बच्चे होंगे सब के सब जाएंगे। और हम बोलेंगे क्यों? हम इनके जैसे थोड़ो हैं कि राष्ट्रवाद के रजाई में बैठ करके देश के खिलाफ साजिशें करें। सब देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो उस पर कोई एक्शन नहीं। आपने कहा 2-2 एडवाइजरी जारी हुई, मैं एग्जाम्पल के साथ आ रहा हूँ सवाल पे, 2-2 एडवाइजरी जारी हुई। ये फेकरी, ये फेक फैक्ट्रियां अबाध गति से चल रही हैं, पूरी सिक्योरिटी में चल रही हैं, मौज में चल रही हैं। जब ये मौज में चल रही हैं फैक्ट्रियां, तो किसके संरक्षण में चल रही हैं? तो इतना कुछ इनमें, इतनी लूपहोल्स होते हुए अगर ये मौज में है, इसका मतलब ये सरकार जो चाहती है वही कर रही है ना फिर, हेमंत भाई। नहीं आशीष जी, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जो आपने कहा वो 100% सत्य है और वो आपके अनुभव पर आधारित है, उस पर कहीं कोई चैलेंज नहीं है। एक्चुअल में इस पूरे प्रोसेस को समझिए, इस पूरे के पूरे खेल को समझना दर्शकों के लिए इसलिए जानना जरूरी है कि देखिए हिंदू धर्म कौन सा होगा। हिंदू धर्म में तो किसी को गाली देना कहीं बताया नहीं, किसी को जलील करना नहीं बताया, किसी दूसरे धर्म से नफरत करना नहीं बताया। लेकिन हिंदू धर्म को डिफाइन कौन कर रहा है आजकल? एक खास इकोसिस्टम कर रहा है ना, यानी कि वो हिंदू धर्म का समरूपीकरण कर रहा है कि हिंदू धर्म वो जो ये डिफाइन करेंगे, होमोजेनाइज करेंगे उस चीज को, कि जो ये चाहेंगे वो हिंदू धर्म की परिभाषा ये तय करेंगे। फिर शंकराचार्य चाहे कुछ कह ले, चाहे कोई कुछ कह ले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। शंकराचार्य ने क्या क्या कहा अयोध्या मंदिर से लेकर के तमाम चीजों को लेकर के, उनसे बड़ा तो कोई ज्ञाता नहीं हो सकता। लेकिन बीजेपी आरएसएस ने उनकी बात मानी क्या? इसी तरीके से जैसे धर्म का समरूपीकरण ये लोग कर रहे हैं, उसी तरीके से मीडिया का भी समरूपीकरण आशीष भाई एक प्रोसेस के तहत किया गया है। देखिए ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों ने कोई कोशिश नहीं की होगी, मीडिया के ऊपर डोरे नहीं डाले होंगे, मीडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी, ये सारी चीजें होती थी।
हमने तो बहुत लंबे समय तक देखा, आपने तो 1995 से लेकर हाँ के ये दिन आ गया आज। हाँ सवाल वो नहीं है। सवाल 2014 के बाद हमारे एक दिवंगत मंत्री जी, जिनको एडिटर कहा जाता था, ये वहां से सिलसिला शुरू होता है। नाम लेना ठीक नहीं है, दिवंगत है वो। उन्होंने लंबे समय तक क्या कार्यक्रम किया कि जो उनके चेले थे, वो कोई रिपोर्टर था चाहे सीनियर रिपोर्टर था, वो सीधे के सीधे एडिटर बनाए गए। बीच के प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सब खत्म। जो जितना बड़ा चमचा उसको उतना बड़ा पद। और माफ कीजिएगा, चैनल या अखबार उनका वेतन तय नहीं करते थे, उनका वेतन मंत्री जी तय करके भेजते थे। इसको भेज रहा हूं, ये इतना है। उसमें ये भी खासियत थी, वो इकोसिस्टम आज भी चल रहा है। बीच में आपके एक और नंबर 2 के पास आया वो, अब वो कहीं उससे भी ऊपर चला गया है वो सारा, क्योंकि वो तो दिवंगत हो गए जो एडिटर साहब थे। उसके बाद कुछ दिन एक और महोदय के पास रहा, सर्वशक्तिशाली, और उसके बाद कहीं वो और ही चला गया। ये सारी चीजें बेसिकली एक चीज है कि आज इस देश के किसी अखबार और किसी भी न्यूज चैनल, उसके इनपुट पे कौन लोग बैठे हैं, केवल वो देख लीजिए। और वो इनपुट फीड कहां से हो रहा है, बस वो देख लीजिए। बाकी इस देश की पत्रकारिता की इतनी सी कहानी, केवल इतनी सी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपको याद होगा बालाकोट पे स्ट्राइक हुआ, बालाकोट पे स्ट्राइक हुआ। मैं उस समय पॉलिटिकल लीडर था दिल्ली में। मैंने अपने इनपुट एडिटर को ये कहा, हु इज अ वेरी प्रोफेशनल मैन, आई रियली अप्रिशिएट दैट बॉय, रियली अप्रिशिएट, यंगस्टर है, बहुत ही बढ़िया लगता है। मैंने कहा भाई इसमें कैजुअलिटीज वगैरह पे मत जाना, कोई भी चीज कंफर्म नहीं है, तो लेट अस वेट फॉर एन ऑफिशियल कंफर्मेशन। अगर कोई ऑफिशियल वर्ड आएगा तभी हम करेंगे, हमें क्या जरूरत पड़ी है, कितना क्या है। उसने कहा सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। रात को 12 बजे तक हम लाइन पे थे। सुबह मैंने अखबार उठाया, सैकड़ों आतंकी तबाह, खत्म। मैं अपना अखबार उठा के सिर पीट के रहेंगे। मैं दिखाता हूँ जरा। मैं एक आध है पुरानी मेल बॉक्स से हेमंत खत्री जी के निकला है, तो एक आध दिखा देते हैं। लाइए स्क्रीन पर, ये देखिए, ये हालत है। हेमंत भाई, ये आपका मेल है तो आप थोड़ा फ्लुएंटली पढ़ेंगे, पढ़ दीजिए जरा। नहीं आशीष भाई, ये पढ़ने का नहीं, ये मैं मेरी एक खास तरह की कुंठा जिसको आप कह सकते हैं कि एक आदमी कश्मीर गया, जो पुलवामा हमला हुआ ना, पुलवामा के बाद में आई वाज द फर्स्ट पर्सन एज यू नो टू विजिट दैट प्लेस, दैट साइट। और उसके बाद सतपाल मलिक गवर्नर होते थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया। तो वो इंटरव्यू बड़ा सुपरहिट हुआ, सारी बात हुई। उसके बाद मैंने एक स्टोरी की जिसपे रवीश जी ने भी वो पूरा एक 40 मिनट का एक एपिसोड बनाया था, और जिसकी बहुत जबरदस्त रिएक्शन हुई कि किस तरीके से सीआरपीएफ ने जहाज मांगे थे और भारत सरकार ने नहीं दिए। वो स्टोरी आपको ध्यान होगी। उस स्टोरी को भास्कर के केवल एक एडिशन के अंदर फ्रंट पेज पे लिया गया, बाकी हर जगह वो किल कर दी गई, या उसको ढूंढते रह जाओगे, उस टाइप का मामला। चलो वो बात हुई। अगले दिन जब गवर्नर के इंटरव्यू के बाद हमने ये स्टोरी की कि भाई 349 जो थी, जो 370 थी धारा, उसको कैसे, कितने जल्दी से, कितना तरीके से उसको अंजाम, क्योंकि वो ऑफिशियली कंफर्म किया था सारा घटनाक्रम सतपाल मलिक जी ने इंटरव्यू के दौरान। तो हमने उसको स्पेशल स्टोरी के तौर पर 2018 में फाइल किया। मैं और मेरी एक साथी रिपोर्टर थी, बड़ी डायनेमिक रिपोर्टर थी। वो खबर एक शब्द भी नहीं छपी, कोई बात नहीं। एक साल बाद वही तारीख फिर आई जिस दिन 370 का सारा ये हुआ था। तो मुझे कहा इन्फोरेटर ने, सर वो स्टोरी आज कर दीजिए। तो मैंने ये स्टोरी उस दिन फिर की। देखिए इस स्टोरी में क्या है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 व 35 से हटाने का घटनाक्रम, 349 दिनों की तैयारी को 3.5 घंटों में दिया अंजाम। 3.5 घंटों में, हाँ। राज्यपाल को 4 अगस्त तक भी नहीं थी अगले दिन संसद में प्रस्ताव लाए जाने की जानकारी। सोचिए आप इस खबर की न्यूज वैल्यू। मोदी ने घाटी के लोगों का विश्वास जीतने भेजा था मलिक को बतौर राज्यपाल। एकाएक विधानसभा को भंग किया जाना भी केंद्र की रणनीति का हिस्सा। इससे बड़ी कोई खबर हो सकती है क्या 370 को लेके? जो 370 का बिल्डअप था, हमें, मुझे और आपको क्या सिखाया गया है कि जो चीज छुपाई जाए खबर वो है, और जो बताई जाए वो विज्ञापन है। हाँ। ये खबर आप पढ़िए एक बार। जम्मू कश्मीर में धारा 370 में 35 को हटाए जाने पर देश भर में छिड़ी बहस के बीच शायद ही कोई जानता हो कि इसकी तैयारी पिछले 21 अगस्त को सतपाल मलिक को बतौर राज्यपाल नियुक्त करने के समय से ही थी। यह अलग बात है कि खुद मलिक को इसकी भनक 4 अगस्त की रात तक भी नहीं थी। 5 अगस्त की सुबह दिल्ली का संकेत मिलते ही राजभवन ने इस आशय का लिखित प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा गया, और अगले 3 घंटों में इस आशय का विधेयक राज्यसभा में गृह मंत्री ने पेश भी कर दिया। इससे अंदर कोई इनसाइड स्टोरी हो सकती है क्या? गृह मंत्रालय व राजभवन के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से राज्यपाल के प्रस्ताव के अनुमोदन की जानकारी श्रीनगर राजभवन भेजी गई। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए राज्यपाल ने अपने सचिवालय में तैनात सलाहकारों से बात करके
10:30 बजे तक आधिकारिक प्रस्ताव वापस मंत्रालय भेज दिया। राज्यपाल का औपचारिक पत्र मिलते ही सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो गई और शेष काम गृह मंत्रालय ने पलक झपकते ही संसद में पेश किए जाने वाले विधेयक के रूप में पूरा कर दिया। वैसे जम्मू कश्मीर राजभवन में तैनात अधिकारियों के कान संसद सत्र की अवधि बढ़ाने के साथ ही खड़े हो गए थे, लेकिन उन्होंने आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी 5 अगस्त की सुबह ही मिली। इस खबर पर आप सोचिए, जिस दिन ये हुआ उस दिन नहीं छपी, जिस दिन ये खबर, जिस दिन आशीष भाई ये हुआ उस दिन नहीं छपी, 1 साल बाद, 1 साल बाद, नहीं, जिस दिन हुआ उस दिन नहीं छपी, और 1 साल बाद जब हुआ कि सर वो स्टोरी आज कर लेते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, वर्षगांठ 1 साल उस दिन भी नहीं बाद, आप 1 साल ना पहले छपी ना बाद में छपी। हाँ। और आप बाकी चीजें छोड़ दीजिए, अखबार ने मेरी उस यात्रा पर कितना पैसा खर्च किया होगा, ये सोच लीजिए। ऑफिशियल गवर्नर, इसमें जब स्टोरी को आगे पढ़ोगे आप, सतपाल मलिक का ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि हाँ ये घटनाक्रम सच है। जब गवर्नर, सर्विंग गवर्नर इस बात की पुष्टि कर रहा है कि हाँ ये सच है, उसके बाद ये खबर छापने में परेशानी है। ये पत्रकारिता देश की सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय। और जो अभी आपने सिंदूर बांटो अभियान था, उस खबर पे, किस बात पे खबर पे खंडन किया, फ्रंट पेज पे 4 कॉलम में, कि उस खबर में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं थी, किसी का बयान नहीं था। खबर सच थी वो, 72 घंटे तक उसका खंडन नहीं हुआ। तो ये इस देश के अखबारों का हाल है। अगर उस अखबार में मैं बताऊं हेमंत भाई, मैं आज की तारीख में, हम लोग की इच्छा भी नहीं है, लेकिन अगर हम होते तो अगले दिन हेडलाइन पहली छापते, पता है क्या, कि 72 घंटे तक कहां थी सरकार। यस सवाल ये है, 72 घंटे तक कहां थी सरकार। आप अगर किसी देश की सरकार इतनी गहरी नींद में हो, कुंभकर्णी निद्रा में हो, जिसको झूठ और सच समझने में 72 घंटे लग जाए, वो 72 सेकंड कुर्सी पर रहने लायक नहीं, उसको तो इस्तीफा दे तुरंत आउट करो, भगाओ। जिस सरकार को खबर समझने में लग, आशीष भाई, सरकार वाटर टेस्ट कर रही थी, देख रही थी कि माहौल किस तरफ है। उस खबर को 72 घंटे तक झेला गया, और जब ये लगा कि ये मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा और कहीं ना कहीं संस्कृति और उस सारी चीजों की बात हो जाएगी, तब जाकर के उन्होंने धीरे से उसको फेक न्यूज की मोहर लगा करके छुट्टी कर दी। अदरवाइज दे वर टेस्टिंग द वाटर्स। वो पॉलिटिकल टेम्परेचर देख रहे थे कि सिंदूर का जो ये बंटवारा अभियान है, इससे कितना लाभ होगा, कितना हानि होगी। तो मेरी तो फिर आपसे वही रिक्वेस्ट ये है कि असली चिंता अब इस मीडिया की होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने ये सिस्टम तो क्रिएट कर दिया, जैसे आतंकवाद पाकिस्तान ने क्रिएट किया। आतंक का कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई कुछ नहीं, मजहब नहीं होता। आतंक, आपने अगर अपनी उसमें जो कहा था ना, एक बड़ा फेमस फ्रेज है कि अगर आप अपने आंगन में अगर सांप पालोगे तो वो आपको काटेगा ही काटेगा। तो ये देखिए, आज की तारीख में जो पाकिस्तान ने आतंक बोया था, आतंक पाकिस्तान सारे का सारा अस्थिर पड़ा है। भारत में जो मीडिया की जो ये जहर की खेती है, ये आप सोचिए, ये आज तो किसी को सूट कर रही है। जब इनका आज कोई धर्म नहीं है, आज इनकी कोई किस तरीके की नैतिकता नहीं है, तो कल भी नहीं रहेगी। तो जिस दिन ये पलटेंगे, उस दिन क्या होगा इस इकोसिस्टम को डेवलप करने वालों का। और मोदी जी G7 में क्या मुंह दिखाएंगे कि ये ऐसे मीडिया वाले देश से आते, और सबको ये पता है ये मीडिया क्रिएट किसने किया है। तो पूरी अदब के साथ में कहना चाह रहा हूं कि ये समय है मोदी जी के लिए जाग जाने का, कि पूरी दुनिया के अंदर डंके के नाम पर जो आप ये लंका लगी हुई है देश की, इसको संभाल लीजिए, ये अवसर है। ये सत्ताएं आनी जानी है, सदा किसी की नहीं रही, लंकेश की भी नहीं रही सदा, राजा राम की भी नहीं रही। उसके बावजूद भी अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आपने इस मीडिया को, इस सारे इकोसिस्टम को क्या बना दिया, और आज हमारा देश जिसकी दुनिया में क्या ख्याति थी, और आज हम झूठ के सबसे बड़े वाहक हो गए, प्रोपेगेंडा के वाहक हो गए। तो मैं तो मोदी जी से करबद्ध आग्रह करूंगा कि इन सारी चीजों को छोड़ करके केवल वापस उस असली विश्वगुरु भारत ये था जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द था, जो सच्चाई का प्रतीक था, जो हमेशा धर्म का सब कुछ था, आज उसको लाके कहां खड़ा कर दिया गया है। मोदी जी को इस पे इफेक्टिव कदम लेने चाहिए, मेरी तो उनसे आग्रह है, वरना पूरी दुनिया में मुंह दिखाने लायक बचेंगे नहीं। अगर आप पूरे उसको पढ़ेंगे ना, इस रिपोर्टाज को जो करिश्मा ने लिखी है, वास्तव में शर्मनाक है भारत के मीडिया के लिए, मैं तो ये कह सकता हूँ। तो चलिए, मोदी जी से तो कोई उम्मीद नहीं है, मुझे तो नहीं है, आप लोग तो निवेदन करते, तो मुझे उम्मीद नहीं है। मुझे असली चिंता इस बात की है कि हमेशा कहते हैं, कहीं संविधान में तो लिखा नहीं, बाबा साहब ने अच्छा भी किया नहीं लिखा कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, मीडिया चौथा स्तंभ है, लेकिन फिर भी एक स्थापित एक मान्यता है कि एक चौथा स्तंभ है। ये मोदी जी ने और कुछ नहीं करेंगे, कुछ उम्मीद भी नहीं है, लेकिन इस चौथे स्तंभ को
सदा सदा के लिए उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, गिरा दिया है। ये मैं पूरे यकीन से इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी के इकोसिस्टम ने ये दिखा दिया है कि ये भाजपा ये मीडिया इसको पट्टा डाल के अपने दरवाजे के बाहर बांधा जा सकता है। अब मोदी बंदी जी भी है। नहीं भी रहेंगे तो भी मुझे मुझे मैं हमेशा अपने यकीन की बात करता हूँ, इसको मेरी ज़िम्मेदारी मानिएगा। मैं यही मानता हूँ कि अब मोदी जी नहीं भी रहेंगे, जो भी सत्ता में रहेगा, वो जान गया है कि ये जो सवाल-ववाल पूछने वाले हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनको दरवाजे के बाहर बाँधो पट्टा डाल। इनकी वही हैसियत है और ₹5 का पार्ले सुबह-शाम डाल दो, पर्याप्त है इनके लिए। इसलिए मीडिया कोई भविष्य नहीं है। सत्ता इनकी चली जाएगी, दूसरा आएगा, वो भी कहते हैं ना कि बुढ़िया मर गई, उसकी दिक्कत नहीं है। 4 दिन के गम मनाने के बाद तो सब फिर नॉर्मल होने लगती है दुनिया। मौत ने घर देख ली। तो अब मीडिया का कैसे दुरुपयोग हो सकता है, वो इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम ने समझ लिया है, यही असली खतरा है। बाकी G7 में मोदी जी जाएँगे और मनोज तिवारी ने गाना लिखा था बहुत पहले, मुझे याद आ गया। कुछ इग्ज़ैक्ट हो सकता है ना हो कि खिखी खिखी हँस देलन रिंकिया के पापा। तो कुछ भी होगा वो खिखी खिखी तो हँस देना है आखिर में। और गोदी मीडिया कहेगी वाह, वाह, वाह! इजाज़त दीजिए हमें। हेमंत भाई बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक विशेष चर्चा हम लोगों ने की। इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए आप लोग। नमस्कार।